हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग YTD। आज से आपकी टीजीटी की क्लासें स्टार्ट हो रही हैं। ये पहली क्लास है। जो स्टूडेंट प्रावधिक कला का पेपर पास कर चुके हैं या अभी हाल ही में प्रावधिक कला का पेपर दिया है और अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया, तो चिंता न करिए। यदि आपके 33 प्लस नंबर बन रहे हैं तो आप टीजीटी आर्ट की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। टीजीटी आर्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी पहले ही दी जा चुकी है, आप चैनल में जाके वीडियो को देख सकते हैं। आज से आपकी टीजीटी आर्ट के लिए प्रतिदिन क्लास चलेंगी, तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टीजीटी आर्ट में इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो और जितनी भी सभ्यताएं प्राप्त हुई हैं इनसे रिलेटेड हर बार प्रश्न बनता है। तो उससे पहले हम कुछ इतिहास के बारे में यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। इतिहास किसे कहा जाता है? तो अतीत का जो अध्ययन है वही इतिहास कहलाता है। और दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि इतिहास के जनक अर्थात इतिहास के पिता किसे माना जाता है? तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को माना जाता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। और आप इन क्लास के नोट्स जरूर बनाते चलें, जिससे बाद में आपके पास एक बेहतरीन नोट्स तैयार हो जाएं और उन्हीं के द्वारा आप अपना रिवीजन कर सकें। इतिहास को 3 खंडों में बांटा जाता है। पहला आता है यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। सबसे पहले यहाँ पे हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। प्रागैतिहासिक काल वह समय था जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। जो प्रागैतिहासिक काल का समय था उसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, अर्थात वो ही न कुछ लिख सकता था और न ही कुछ पढ़ सकता था। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। जो प्रागैतिहासिक काल है इसकी जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम पाषाण काल को रखते हैं। याद रखिएगा, पाषाण काल जो है वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, पाषाण काल को हम इंग्लिश में स्टोन एज भी कहते हैं। वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार को उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता था। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी। एग्जाम में पूछा जा सकता है पाषाण कालीन सभ्यता की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड द्वारा पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय पुरातत्व के पिता किसे माना जाता है? तो भारतीय पुरातत्व के पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, पाषाण काल को 4 भागों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव या इसे ही उत्तर पाषाण काल के नाम से जाना जाता है और अंतिम आता है ताम पाषाण काल। तो इनके बारे में एक एक करके यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखेंगे पुरा पाषाण काल। याद रखिएगा, ये इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खानाबादोश अर्थात खाद्य संग्राहक था। इस खानाबादोश का अर्थ होता है जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति अपना पेट भरना था। अर्थात पुरा पाषाण काल में मानव खाना की खोज के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान भटकता रहता था। जिस प्रकार से जानवरों को आपने देखा होगा कि भोजन के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक इधर से उधर जाते रहते हैं, उसी प्रकार से पुरा पाषाण काल में मानव भी भोजन के लिए जानवरों की भांति एक स्थान से दूसरे स्थान जाता था और अपना पेट भरता था। इसलिए पुरा पाषाण काल में मानव को आदिमानव और खानाबादोश की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, इस समय की मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। याद रखिएगा, आग की खोज पुरा पाषाण काल में हुई थी, किंतु मानव ने इसका उपयोग करना इस समय नहीं जाना था। यदि आपसे पूछा जाता है कि आग की खोज कब हुई, तो आग की खोज पुरा पाषाण काल के समय हुई थी। और यही पूछा जाता है कि आग का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ था, तो याद रखिएगा आग का प्रयोग नव पाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था। पूरा पाषाण काल में ही मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था। आपसे प्रश्न ये बहुत पूछा जाता है
कि किस काल में मानव ने चित्रकारी प्रारंभ किया था। तो पूर्व पाषाण काल में मानव ने चित्रकारी प्रारंभ कर दिया था, अर्थात वो पत्थरों में ही विभिन्न प्रकार के आकृतियां इस प्रकार से बनाने लगा था। जैसे ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से वो मनुष्य को दर्शाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, भीमबेटका की गुफाओं में पुरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भीमबेटका के गुफाओं में पुरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं और भीमबेटका मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। भीमबेटका के बारे में विस्तृत जानकारी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि पुरा पाषाण काल के जो चित्र हैं वो हमें भीमबेटका के गुफाओं में मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हेडिंग डालिएगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बारे में आपको याद रखना है, इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कर्सायल ने 1867 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, ये पुरा पाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस समय के मानव के सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि अर्थात अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। तो इससे मध्य पाषाण काल से आपको पॉइंट याद रखना है कि मध्य पाषाण काल की सर्वप्रथम जानकारी कर्सायल ने 1867 ईस्वी में दिया था तथा मध्य पाषाण काल के जो हथियार थे वो पुरा पाषाण काल से छोटे थे, इसलिए इन छोटे हथियारों को हम माइक्रोलिथ कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य पाषाण काल के मानव के सबसे जो प्रमुख कार्य था वो अंत्येष्टि था और अंत्येष्टि का अर्थ होता है अंतिम संस्कार कार्यक्रम। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, इस काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर तथा महदमा नामक स्थान से प्राप्त होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि मध्य पाषाण काल में जो मानव के अस्थिपंजर थे वो सबसे पहले प्रतापगढ़ के सराय नाहर और महदमा नामक 2 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा नव पाषाण काल, या फिर इसे ही हम उत्तर पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इसके बारे में याद रखिएगा, इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था, साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में ये बहुत ही बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस काल में मानव ने स्थायी आवास बनाना प्रारंभ कर दिया तथा कृषि और पशुपालन का कार्य भी प्रारंभ कर दिया था। तो याद रखिएगा, नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में मानव ने स्थायी आवास तथा कृषि और पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव ने इस काल में पहिया और मनका की खोज की थी। याद रखिएगा, जो मनका होता है उसे वर्तमान समय में घड़ा कहा जाता है, घड़ा को ही पहले मनका बोला जाता था। तो नव पाषाण काल में मानव ने पहिए का आविष्कार किया और मनका की खोज की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। तो राख के टीले हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? राख के टीले कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक एक गांव है, वहां से हमें राख के टीले प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पशुपालन का साक्ष्य भारत के आदमगढ़ तथा बागौर से प्राप्त हुए हैं। पशुपालन के जो साक्ष्य थे नवपाषाण काल में, पशुपालन के साक्ष्य हमें आदमगढ़ नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है, तथा बागौर जिले से प्राप्त हुए हैं और बागौर हमारा राजस्थान के अंदर पड़ता है। अब यहाँ पे नवपाषाण काल में कुछ प्रमुख हमें स्थान प्राप्त हुए हैं, इनके बारे में जानकारी यहाँ देखेंगे। सबसे पहला है मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बारे में याद रखिएगा, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7000 ईस्वी पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूं मिले थे। तो याद रखिएगा, गेहूं एवं जौ के जो साक्ष्य थे वो हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं और मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा कि जौ एवं गेहूं के जो हमें साक्ष्य हैं वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं और मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है बुर्ज होम। हेडिंग डालिएगा बुर्ज होम और इसमें लिखिएगा बुर्ज होम कश्मीर में स्थित है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिलता है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो एग्जाम में बहुत ही बार प्रश्न पूछा जाता है कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य या फिर इंसान के साथ
कुत्ते के साक्ष हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इंसान के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त कराल। गुप्त कराल से हमें मृत भांड का पहला प्रमाण प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कोल्ढीवा। कोल्ढीवा उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो चावल के जो साक्ष्य हैं वो हमें कोल्ढीवा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चिरांद। चिरांद के बारे में याद रखिएगा, बिहार के सारण जिले के अंतर्गत ये आता है और यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लेहुरा देह। यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है दमदमा। दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले। चावल के साक्ष्य हमें कोल्ढीवा से मिले हैं। और मालिक या इंसान के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो ये बुर्ज होम से मिला है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले? तो एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल दमदमा से हमें प्राप्त हुए हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ताम्रपाषाण काल के बारे में याद रखिएगा, ये पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी। तांबे की खोज होने के कारण इसे ताम्रपाषाण काल बोला जाता था, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हुआ। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है नौदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण कालीन पुरास्थल है, जिसकी उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। नेक्स्ट पॉइंट है मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। ताम्रपाषाण काल से आपको पॉइंट याद रखने हैं कि ताम्रपाषाण कालीन पुरा स्थल की खोज जो HD संकालिया ने करवाया था और मानव द्वारा खोजी गई जो पहली धातु थी वो हमारी तांबा थी। प्रागैतिहासिक काल के बाद अब दूसरी हेडिंग डालिएगा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में, इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल की जानकारी के स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य हैं। इसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता आता है। जिस प्रकार से ऐतिहासिक काल में आपने जाना कि इसमें न ही हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और न ही इस लिपि को पढ़ा जा सकता था। और आद्य ऐतिहासिक काल में याद रखिएगा जो लिपि है इसको पढ़ा नहीं जा सका, किंतु हमें लिखित साक्ष्य जरूर मिले हैं। अर्थात आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिले, किंतु उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता को 2 नामों से जाना जाता है। पहले इसे सिंधु नदी के तट पर मिलने के कारण इसे सिंधु घाटी कहा जाता था, तथा इसकी सबसे पहले खुदाई हड़प्पा से प्रारंभ हुई थी, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1863 ईस्वी में किया। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। सिंधु सभ्यता से आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, और सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण, इसका सर्वेक्षण जो है जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया, जिसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल को बनाया गया था। तो याद रखिएगा पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन द्वारा 1904 ईस्वी में किया गया था, और इसके जो पहले महानिदेशक बनाए गए वो सर जॉन मार्शल को बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने किया था, और याद रखिएगा सिंधु सभ्यता की जो पहली खुदाई थी वो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता का जो आकार था वो आकार त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? तो सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने किया था? तो सिंधु सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी ने किया था,
और सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल द्वारा किया गया। सिंधु सभ्यता का जो विकास का समय था वो 2500 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक रहा। नेक्स्ट कुछ पॉइंट है, याद रखिएगा। सभ्यता की सीमाएं, अर्थात सिंधु सभ्यता की सीमाएं थी, जैसे उत्तर दिशा में देखेंगे तो उत्तरी सीमा जो थी वो मांडा थी। मांडा वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के अंदर आता है और ये चिनाब नदी किनारे स्थित है। यहीं पे दक्षिण की दिशा में जाएंगे तो दक्षिण दिशा में दामोदर था जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है, और दक्षिणी सीमा पे जो नदी थी वो थी प्रवरा नदी। नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्व दिशा में आलमगीरपुर पड़ता था जो कि हिंडन नदी के किनारे था और ये मेरठ यूपी के अंदर है। पश्चिम सीमा में आएंगे तो यहाँ पे सूतकांगेडोर था और जो दासक नदी के किनारे पड़ता है और ये बलूचिस्तान में स्थित है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की ये सीमाएं थी जो कि आपको याद रखना है। इसमें से ये जो जैसे चिनाब नदी, हिंडन नदी, प्रवरा नदी और दासक नदी, ये आपको नदियां याद रखना है। साथ में मांडा, आलमगीरपुर, दामोदर और सूतकांगेडोर, ये जितने भी नाम हैं इनको भी आपको याद रखना है, और ये किस दिशा में पड़ते हैं अर्थात कौन सी सीमा ये बनाते थे ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब यहाँ पे हम जानेंगे हड़प्पा के बारे में। अभी आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पे हड़प्पा के बारे में जानेंगे। याद रखिएगा, हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है और ये पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। पिगमट में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जुड़वां राजधानी किसे कहा जाता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो जुड़वां राजधानी है वो पिगमट को कहा जाता है, और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था, और हड़प्पा पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, हड़प्पा से हमें कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जैसे कि कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, माता देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल और स्वास्तिक चिन्ह, ये सभी वस्तुएं हमें हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। तो इन्हें आपको याद रखना है कि हड़प्पा से हमें कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, माता देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल और स्वास्तिक चिन्ह, ये सभी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा, इसकी खुदाई सन 1922 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में हुई थी और इसकी खुदाई सर्वप्रथम राखलदास बनर्जी ने की थी। जिस प्रकार से हड़प्पा के बारे में जाना कि हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी, उसी प्रकार से मोहनजोदड़ो खुदाई 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, अर्थात सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। नेक्स्ट पॉइंट, मृतकों का एक बहुत बड़ा यहाँ पे टीला मिला है, इसलिए मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहनजोदड़ो से प्रमुख वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं, जिस प्रकार से हड़प्पा से हमें प्राप्त हुई थी। सबसे पहले पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, स्वास्तिक चिन्ह, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़कें, पशुपति शिव, तांबे का ढेर, सभागार, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये सभी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई वस्तुएं हैं। इनको आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो से पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, स्वास्तिक चिन्ह, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क, पशुपति शिव, तांबे का ढेर, सभागार, कांसे की नर्तकी, ये प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो का
अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत थी। तो सिंधु सभ्यता के पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी भवन या इमारत कौन सी थी, तो मोहनजोदड़ो में प्राप्त जो अन्नागार था वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, स्वास्तिक मोहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसका निर्माण सिलखड़ी से हुआ है। स्वास्तिक चिन्ह हमें हड़प्पा से भी प्राप्त हुआ है और मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुआ है, किंतु जो स्वास्तिक चिन्ह है वो सबसे ज्यादा मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसमें से स्वास्तिक मोहर बना हुआ था और ये सबसे ज्यादा मोहनजोदड़ो से मिला है। और ये जो स्वास्तिक मोहरें थी ये सिलखड़ी से बनी हुई थी, तो इसे याद रखिएगा कि सिलखड़ी से इसका निर्माण हुआ था। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके अन्य सभ्यताओं के बारे में जानेंगे, जैसे कि चन्नुदड़ो और रोपड़, बनावली, कालीबंगा और इनके विभिन्न जानकारी यहाँ पे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपने सुझाव जरूर व्यक्त कीजिएगा और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।